सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में सबसे बेसिक जो चीज़ होती है कि अपने को मॉड्यूल कैसे रीड करना होता है। जो आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है, मैंने मॉड्यूल लिया है सीएस प्रोफेशनल का सेक्रेटेरियल ऑडिट, बट आप ये जो स्ट्रैटेजी है वो आईसीएसआई के कोई भी मॉड्यूल में अप्लाई कर सकते हैं, बी इट इन एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल, बी इट ऑफ एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल या फिर प्रोफेशनल का मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल हो। बस पॉइंट ये है कि आपको मॉड्यूल कैसे रीड आउट करना है, मॉड्यूल से कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, मैंने लिखा है सबसे पहले पॉइंट पे कि चार्ट्स और डायग्राम और फ्लो चार्ट जो होते हैं मॉड्यूल में, वो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो इग्नोर करके चलते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। एक तरह पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपको मॉड्यूल में और भी ऐसे फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है एनहेंस ड्यू डिलीजेंस का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। जब भी आईसीएसआई, देखो फ्लो चार्ट बनाने में ऑब्वियसली उसका एक ज़्यादा मेहनत लगाया है। आईसीएसआई ने ये फ्लो चार्ट डाला ही इसलिए ताकि वो ये टॉपिक पे ज़्यादा, क्योंकि वो इस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताना चाहता है। सजेस्टेड क्राइटेरिया के वहाँ पे भी इसने थोड़ा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एनएस ड्यू डिलीजेंस पे भी डायग्राम बनाया। डायग्राम क्यों बनाया, ये फ्लो चार्ट का यूज़ क्यों किया है उसने, क्योंकि वो आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहता है। जब अपन कोई भी टॉपिक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, फिर सिग्निफिकेंस बताते हैं, तो अपन उसको बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ये आईसीएसआई का तरीका है तुमको बताने के लिए कि भाई ये टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके बुक में जितने भी चार्ट्स हो, जितने भी डायग्राम्स हो, जितने भी फ्लो चार्ट्स हो, उन पे आप ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट मानेंगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक, हाँ देखो, ये तो या तो ऐसे हो सकते हैं डायग्राम्स, देखो, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, फिर और भी है इसके तरीके। जैसे कि देखो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स दिए, देखो पॉइंट तो वो नॉर्मल में भी लिख सकता था ना, 1 2 3 4, बट उसने इस तरीके से ही पॉइंटर्स क्यों लिखे हुए हैं मॉड्यूल में, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहता है आपको। देखो इस तरीके से ही क्यों लिखे हुए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहता है, ये टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहता है, इसकी वजह से उसने ये ऐसे लिखे हैं। और भी आपको कहीं बहुत सारी जगह पे आपके मॉड्यूल, जैसे कि ये देखो ज़्यादा उसने ये ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि वो आपको बताना चाहता है, इसकी इम्पोर्टेंस बताना। तो सबसे पहले आप जब मॉड्यूल रीड करते हो, तो आप जब यहाँ पे ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम्स वगैरह देखते हो, तो आप इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दोगे, बिकॉज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रीडिंग पर्पज़ के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पॉइंटर तो ये हो गया कि आपको अपने चार्ट्स, डायग्राम और फ्लो चार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेके चलना है कि ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और आपका इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंटर यही था, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में मैंने लिखा है स्पेशली हाईलाइटेड बॉक्सेस। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा स्पेशली हाईलाइटेड बॉक्सेस। स्पेशली हाईलाइटेड बॉक्सेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो यहाँ पे कंटेंट जो लिखा हुआ है बॉक्स में, ये आईसीएसआई नॉर्मल में भी तो लिख सकता था कि नॉर्मल में उसने लिख दिया, कोई यहाँ पे इसको बॉक्स में डालने की ज़रूरत, एक अलग से ग्रेइश हाईलाइटेड पार्ट की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी उसने ऐसा डाला है। क्यों डाला है उसने, क्योंकि ये जो कंटेंट इस बॉक्स में लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है।
तो आपको जब भी बॉक्सेस में कंटेंट मिले तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको हमेशा रीड आउट करना है प्रॉपरली कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे काफ़ी आपको बॉक्सेस मिलेंगे मॉड्यूल में जो आपको हमेशा गो थ्रू करने ही करने हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, जो भी स्पेशली हाईलाइटेड बॉक्सेस होते हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि उस बॉक्सेस में क्या लिखा है। इसके वजह से ही बोला जाता है कि मॉड्यूल बहुत कुछ आपको बता देता है कि आईसीएसआई किस तरीके से सोचता है, वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बाइफरगेट करता है, कैसे बताता है आपको। ये मॉड्यूल खुद आपसे खुद आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स, वेरियस टॉपिक्स। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस इन द चैप्टर। अभी देखो, ऑलमोस्ट आईसीएसआई ने हर मॉड्यूल में, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको बताना चाहता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कंपाइलेशन है ऑफ सर्च रिपोर्ट है, यहाँ पे मॉड्यूल है क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, भले ही वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है कि सर्च एंड रिपोर्ट टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन जनरलाइज फॉर्मेट प्रिपेयर्ड बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर द फर्म्स इन प्लेस इन फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय देम। ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये फॉल्स है, यहाँ पे ये यहाँ पे ये फॉल्स है। बट आपको सिर्फ देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से बना है। ये फॉर्मेट वाले टॉपिक से बना है, मतलब आप फॉर्मेट वाली लाइन को अच्छे से रीड आउट करेंगे। कंपाइलेशन, प्रिपरेशन और सर्च रिपोर्ट, इसका जो आंसर है वो आपको इधर मिलेगा कि क्या है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर के अंदर है, ये चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये केस स्टडी देखिए, केस स्टडी भी एक क्वेश्चन ही है कि X is a non-resident living in abroad most of the time. Y created a clone of his debit card and forged his checkbook of the account of X. Y also obtained a fraud scene with the bank registered mobile number. Y opened a fake account without his KYC being properly done for the purpose of the withdrawing money. Y did a fraud of rupees 50 lakh and disappeared. डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ द टेलीकॉम कंपनी एंड बैंक। यहाँ पे दिया हुआ हिंट कि ये वाला केस है, ये हिंट है। तो आपको ये जब ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको केस स्टडी में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं, आपको एग्जाम पेपर में देखने मिलते हैं और फिर आप बोलते हो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन कहाँ से नहीं। क्वेश्चन अगर आपने मॉड्यूल रीड किया होता तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता। ऐसे क्वेश्चंस पे जो ऑलरेडी आईसीएसआई ने चैप्टर के बीच बीच में दिए हुए हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। बोल रहा है सेक्शन 205। तो आप सेक्शन 205 देखोगे कि 205 इस चैप्टर में 205 कहाँ दिए, देखो फंक्शंस दिए हुए सेक्शन 205। मतलब सेक्शन 205 आईसीएस आपको बताना चाहता है कि भाई तू ये पढ़ ले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड्स द अपॉइंटिंग। तो ये इसका आंसर है सी, बोथ। ये कि हाँ किसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द, मतलब ऐसा क्वेश्चन है, आंसर दिया बोथ। 8 भी बताता है, 8A भी बताता है, यानी रूल 8 और 8A जो है आपको वो एकदम प्रॉपरली रीड आउट मार के जाना है। तो इस तरीके से आपको मॉड्यूल में ऑब्वियसली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाए। इस क्वेश्चन के अंदर कंटेंट क्या पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर रूल 8 और 8A के बारे में बात की गई है, क्योंकि बोथ आंसर है इसका। तो आपको रूल 8 और 8A जो है वो पढ़ना है कि रूल 8 और 8A जो है मेरा, यानी इन शॉर्ट ये पूरा ही पूरा वो मेरे को अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रूल 8 क्या था, रूल 8A क्या था, उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था इस लिस्ट में, क्वेश्चंस इन द चैप्टर, आपको इस पे भी ध्यान देना है, क्वेश्चन इन द चैप्टर। उसके बाद में हमेशा आपको अपना ओवरव्यू बनाना है। जब आप एक चैप्टर का फर्स्ट रीडिंग मारते हो, फॉर एग्जांपल मैंने जब इस डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर का फर्स्ट रीडिंग मारा था, तब मैंने है ना सारे जो मुझे टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में, मैंने उसका पॉइंट बना लिया था कि ये मेरा टॉपिक 1 है, ये मेरा टॉपिक 2 है, ये मेरा टॉपिक 3 है। वैसे कर करके टॉपिक 4, टॉपिक 5 मैंने पूरा पॉइंट बना लिया था। इस डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर का पूरा ओवरव्यू बना दिया। तो फिर जब मैंने सेकेंड टाइम पढ़ा ये चैप्टर, तो पहले मैं ये ओवरव्यू देखती थी कि पहले पर्पस पढ़ना है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कर करके मैंने पूरे पॉइंटर्स बना दिए थे, पूरे टॉपिक का ओवरव्यू बना दिया था इन शॉर्ट।
ओवरव्यू बनाने से क्या होगा, ओवरव्यू बनाने से आपको हमेशा पता रहेगा कि इस चैप्टर में मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। आप स्कैटर्ड नहीं रहोगे कि शिट मुझे कहाँ से पढ़ना था, मैं यहाँ से चालू करूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था या नहीं था, वो नहीं था, क्या क्या पढ़ना है। आपके पास जब एक प्लान होगा तभी तो आप उस पर वर्क कर पाओगे। तो ओवरव्यू आपको वो इम्पोर्टेंट, वो जो आपकी प्रॉब्लम है स्कैटर्डनेस की, कि मुझे क्या पढ़ना है, ये आपको हमेशा यहाँ पे पता रहेगा। ऑब्वियस आईसीएसआई ने अपना ओवरव्यू भी दिया हुआ है इस चैप्टर का, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने ये चैप्टर 3 का पूरा दिया हुआ है। ये तो आईसीएसआई ने बनाई है, पर जब खुद से लिखोगे तब आपके खुद के दिमाग में बैठेगा कि ये टॉपिक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्या जैसे यहाँ पे रेगुलेशन 38 है, तो हमें कभी 38 ने रेगुलेशन 30 और 8 के बारे में लिखा हुआ नहीं है डायरेक्टली, बट तुमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे 38 है, ये भी मुझे पढ़ना है, 9 है, ये भी मुझे पढ़ना है। तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा और आपके दिमाग में इससे नंबर्स भी सेट हो जाएगी कि रेगुलेशन 9 था, ये उसका था, एलओडीआर का था, 38 एलओडीआर का था। रेगुलेशन 9 किसके बारे में है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। तो आपके दिमाग में ऐसे सारी चीज़ें धीरे धीरे बैठ जाएगी। अब फर्स्ट जब रीडिंग मारोगे मॉड्यूल को, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, टॉपिक बनाने के, मेरे को ये पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है, ये चौथा टॉपिक है। फिर आप अपने पॉइंटर्स बनाओगे कि 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बनाओगे, सिनॉप्सिस बनाओगे। जब आप सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, रिवीजन करोगे इस चैप्टर की, तब आपका जो एफिशिएंसी लेवल होगा वो बहुत ब्रिलियंट निकलेगा इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। ठीक है, तो मेक योर ओवरव्यू सिनॉप्सिस, ये आपको हर चैप्टर के लिए बनाना ही है हमेशा। या तो यहाँ पे जगह नहीं हो, कभी यहाँ पे जगह नहीं हो तो अपना पेज स्टिक ऑन करके अपना ओवरव्यू बना दीजिए, और अगर जगह हो तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट और सेल्फ क्वेश्चन। हमारे हर मॉड्यूल में हर चैप्टर के बाद कुछ टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 7। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली सारे बच्चे इग्नोर करके जाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन तो कभी आएंगे ही नहीं आएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बन सकते इस चैप्टर में से, ऑब्वियस सी बात है वो, और भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो इधर नहीं दिए हुए। बट कंपैरेटिवली मैं बोलूँ तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका चैप्टर हो जाए कि मेरा ये चैप्टर हो गया, तब आप क्या करोगे, तब आप ये जो 7 क्वेश्चंस हैं, ये जो टेस्ट और सेल्फ वाले क्वेश्चंस है, ये आपको अच्छे तरीके से फिर से देखने हैं कि हाँ ये टॉपिक मैंने गो थ्रू किया या नहीं किया। देखो यहाँ पे क्या दिया, बिफोर ड्राफ्टिंग एनी डॉक्यूमेंट इट इज इसेंशियल टू फैमिलियर विद द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट कमेंट। मतलब इन शॉर्ट एक किसके बारे में बात करें कि पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से आपको टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हमेशा करने ही है प्रिपेयर। आपका जब चैप्टर हो जाता है पूरा पढ़ के, तो आपको टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस पक्का करना ही है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चंस आपको जब आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक रिकॉग्नाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा है टॉपिक। तो आप फिर से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो टेस्ट ऑफ योर सेल्फ क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने हैं, और हो सके तो लिख भी लेना। ठीक है, आई विल सजेस्ट, अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप लिख भी सकते हो उन क्वेश्चंस को। ओके, फिर क्वेश्चन पेपर ऑन द लास्ट पेज ऑफ द मॉड्यूल। अब देखो मॉड्यूल का जो लास्ट पेज है, देखो मॉड्यूल का ये जो लास्ट पेज होता है, इसमें हमेशा ना आपको आईसीएसआई क्वेश्चन पेपर होता है आईसीएसआई का। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको हमेशा एग्जाम के पहले, ऑब्वियसली 15 या 20 दिन पहले, जब आपका सेकेंड या थर्ड रिवीजन चल रहा हो, तब आपको ये क्वेश्चन पेपर देख लेना है। या फिर आप जब चैप्टर कर लोगे, तब आप समझो तुमने डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर कर लिया, तो तुम ढूंढो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का कोई चैप्टर का क्वेश्चन है क्या। तो देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर है, क्वेश्चंस है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, और मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन पेपर से हमेशा मैंने, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, इस क्वेश्चन पेपर से हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है। यानी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम मैं बोल रही हूँ कि मिनिमम इतने तो मिले। तो ये क्वेश्चन पेपर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मोस्टली बच्चे इग्नोर मार के जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ऑन द लास्ट पेज इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अभी समझो मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द मॉड्यूल इटसेल्फ मैंने लिखा है। तो अभी जो भी प्रीवियस ईयर जो भी आज तक आपके मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2019, 18
20, 21, 22 जितने भी एग्जाम्स हुए, जितने भी क्वेश्चंस आए, आप उसको क्या करो, अपने मॉड्यूल में ही मार्क कर दो। जैसे मैंने ये रेड मार्कर यूज़ करके मैंने हाईलाइट कर दिया कि गाइडिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया हुआ है, गुड पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने उसको इधर ही मार्क कर लिया। देखो इधर मार्क किए, इधर मार्क किया, इधर मार्क किया। इससे आपको समझ में आएगा कि आईसीएसआई ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर में से, और कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है मगर उसने आज तक वहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में से आज तक क्वेश्चन है, तो मुझे पता चलता है अच्छा ये वाला टॉपिक वही ये बात पूछ सकता है। आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, बट वही है, अब उसको जब एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है। आप ये जब खुद से करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना चालू होगी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जैसे कि ये टॉपिक आज तक आईसीएसआई नहीं पूछा, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव, नॉन डिस्क्रिप्टिव, देखो मैंने सारे मार्क किए। आज तक सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फाइल नेमिंग पूछा है, बट कभी 10 बेसिक रूल नहीं पूछा। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली 50% पेपर ऐसा होगा जो आपका कभी रिपीट ना हुआ हो। तो उसके हिसाब से ये टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए नहीं पूछे गए। तो आप जब मार्क करोगे तो आपको बार बार स्टैंडर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पिछले साल क्या क्वेश्चन, तो आप खुद क्लियर होगी कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उस हिसाब से तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्वेश्चन मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द मॉड्यूल इटसेल्फ। तो मॉड्यूल इटसेल्फ में आप मार्क कर लोगे। उसके बाद में फॉर्म योर ओन क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक है जो आपको लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लगता है इधर से, जैसे कि यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, और आपको और यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन है पुअर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे है डीएमएस यानी ये वाला डीएमएस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है। तो इस केस में क्या करोगे, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख दोगे कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द। जब आप क्वेश्चन लिखोगे ना, और जब आप सेकंड रिवाइज करोगे, थर्ड रिवाइज करोगे, तो आपका माइंड में क्लैरिटी रहेगा कि अच्छा, जब आपको ह्यूमन बिहेवियर है कि आपको जब क्वेश्चन दिखता है तब आप ईगर रहते हो कि उसको सॉल्व कैसे क्या करो, तब आप आंसर पर्सपेक्टिव से सोचते हो कि ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा। जब तक आप क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं करोगे तब तक आपको आंसर के बारे में भी आप हमेशा ये कन्फ्यूजन में रहोगे कि क्या हो सकता है वगैरह। फॉर एग्जाम्पल ये तो काफ़ी ईजी टॉपिक था, फिर कोई अगर मैं आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक बताऊँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हो कि मुझे लगता है कि ये आ सकता है, मैं आपको वो क्वेश्चंस बताती हूँ। हाँ, जैसे कि देखो इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, अभी इधर कोई भी क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है कि इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिटी कैसे करते हैं, हाउ वी इवैल्यूएट ऑडिट एविडेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिटी। तो ऐसे इवैल्यूएट करते हैं, 4 पॉइंटर्स है उसके, और तो मैंने इस टॉपिक को ऐसे समराइज किया कि ये कैसे करेंगे। जैसे कि सैम्पलिंग का, तो सैम्पलिंग कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैंने खुद ही क्वेश्चन बना दिए थे। जब अगर सैम्पलिंग पे इधर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है और पर बनेगा भी तो यही क्वेश्चन बनेगा कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं भाई, कैसे सिलेक्ट करोगे तुम। फिर इवैल्यूएशन ऑडिट एविडेंस का कैसे करोगे ऑन बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, वैसे कैसे करोगे। तो मैंने काफ़ी जगह क्वेश्चन बना दिए थे जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे कैसे आ सकता है। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन अपने खुद के फ्रेम कर लिए थे जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, तो आप ऐसा कर लोगे। तो फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस वाला पॉइंट भी हमारा हो गया अभी, फ्रेम योर ओन क्वेश्चन वाला। उसके बाद में जब अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं, जैसे कि मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ये वाला सेक्शन 120 है। तो आप हमेशा कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप हमेशा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर एग्जामिनर होती तो क्या मैं ये टॉपिक से क्वेश्चन बनाती, और अगर बनाती तो क्या क्या क्वेश्चन बनाती। तो आपको खुद को उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन फ्रेम खुद से कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जामिनर तो कर ही पा रहा होगा, क्योंकि वो एग्जामिनर है, अपन तो सिर्फ स्टूडेंट है। तो आप हमेशा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए,
मॉड्यूल पढ़ते वक्त कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर ये क्वेश्चन बन सकता है तो फिर कितना इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अगर देखो, अगर आर्काइवल पॉलिसी पे क्वेश्चन है कि आर्काइवल पॉलिसी कैसे बनती है, उसका प्रिजर्वेशन के लिए कैसे पॉलिसी बनाओगे तुम, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी आप क्वेश्चन सोच सकते हो कि यहाँ पे बन सकता है नहीं बन सकता है, वैसे टाइप में। ठीक है, जैसे सेटिंग अप ऑफ रिकॉर्ड रूम, कि यहाँ पे रिकॉर्ड रूम के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। कि ऑब्वियसली अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं ये सोचती कि मैं ये क्वेश्चन दूँ या नहीं हो। जब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तभी, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर ही तो अटेम्प्ट करने जा रहे हो। अपना मेन पर्पस क्या है कि अपन क्वेश्चन का आंसर लिख के अपन एग्जाम क्लियर करें। तो जब आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तब अपना दिमाग जो है वो अलग तरीके से काम करना चालू करेगा कि आखिर अपने को ये पेपर क्रैक कैसे करना है। ओके, तो आपको पढ़ते वक्त हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और क्वेश्चन भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है और लिख लेना है, उस टाइम पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद में अपने जो नोट्स है, जितने भी अपने नोट्स है वो मॉड्यूल में ही बनाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मॉड्यूल में बनाइए, क्योंकि मतलब हो सकता है इसके भी एक्सेप्शन हो सकते हैं कि भाई कि अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो फिर मैं मानती हूँ कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट के जितने भी है, जैसे लॉ वाले सब्जेक्ट्स हो गए, उनका जो नोट्स है वो मॉड्यूल में ही बनाइए। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट सारे नोट्स मॉड्यूल में ही बनाए हैं। जैसे कि देखो, सेफ्टी एंड रिट्रीवल के बारे में मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे कि क्या होता है ये, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सिंपल में लिख दिया। अपने नोट्स इधर भी बनाए हैं मैंने, इधर ही बना दिए ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा टॉपिक था, ये मेरा यहाँ पे था, इसके अंदर 3 पॉइंटर्स थे। जब मैं अपने नोट्स बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा मेरा, मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगी कि मैंने इसका बराबर लिखा या नहीं लिखा। इसकी वजह से मैं हमेशा इधर ही बना देती थी कि देखो यहाँ पे ही मैंने बना दिया सारा नोट्स यहाँ पे कि प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन है कि कितने डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने होते हैं इन परमानेंट नेचर। तो देखो परमानेंट नेचर वाले मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। इतना बड़ा है, बस मुझे पढ़ना क्या है, मुझे बस ये पढ़ना है। अभी मुझे 8 साल तक कौन से प्रिजर्व करना है, मुझे ये प्रिजर्व करना है, वैसा। और सबकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेती थी ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए जब मैं सेकेंड या थर्ड रिवाइज करूँ तो। ठीक है, तो मेक योर ओन नोट्स इन मॉड्यूल इटसेल्फ। ओके, मॉड्यूल में। और अगर खुद के नोट्स बना रहे हो तो लाइक छोटे पेपर में स्टिक कर लो, ऐसे आप स्टिकी नोट्स भी ले सकते हो, या फिर पेपर टेयर अप करके फिर अपन इस पे चिपका सकते हैं कि हाँ यार। जैसे कि मैंने बहुत सारी जगह पे जाना, कुछ किधर किधर बड़े टॉपिक्स थे MGT8 का कैसा सब कुछ होता है, क्या क्या चेक करना पड़ता है MGT8, जैसे सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न MGT8 कैसे चेक करते हैं। तो मैंने ये ये देखो, ये इतना बड़ा आंसर है, और इसको मैंने अपना समराइज करके इतना लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इसके कीवर्ड्स है, बस मुझे इतना याद रखना है तो मुझे ये याद हो जाएगा। तो मैंने मॉड्यूल में ही बना लिया सब कुछ वैसे टाइप में। देखो, ये कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के बारे में पूरा इधर ही लिख दिया है मैंने, कुछ आगे पीछे कुछ किया ही नहीं। फिर ऐसे मैंने बहुत तरीके से बहुत जगह पे बना दिया है। जैसे कि टेक ओवर ऑडिट के बारे में पढ़ना है तो मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट के बारे में पढ़ना है तो मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है बस। मतलब ये इनसाइडर ट्रेडिंग इधर किधर ही होगा। देखो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इतना बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग है, इतना बड़ा है। इसको मैंने समराइज करके कि मुझे 5 मार्क के आंसर के लिए कितना लिखना हो सकता है, चेकलिस्ट अगर आ गई तो मुझे इतना लिखना है, तो मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है। तो मैंने अपना नोट्स बना दिया और ये मैंने इधर ही रखा है कि जब मैं मॉड्यूल देखूँ तो मुझे यह दिख जाए और मुझे सेकेंड रीडिंग में यही पढ़ना है बस। ठीक है, तो अपने नोट्स बना लो और मॉड्यूल में स्टिक ऑन कर लो, मॉड्यूल में चिपका लो, बस बहुत इनफ है। फिर मेक योर हेडिंग इफ देयर इजंट वन। अभी खुद की हेडिंग बना लो। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक, जैसे कि कोई टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और उसका कोई स्पेशली ऐसे हाईलाइटेड वाला टॉपिक नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किधर बनाया होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक, क्या दिया हुआ है, डेबिट कार्ड फ्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू KYC यहाँ पे दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि मेजर फ्रॉड्स ये, तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि भाई मेजर फ्रॉड्स आ गया तो ये होगा, डाइवर्जन ऑफ फंड्स का ये एक टॉपिक हो गया। वैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक बना लिए थे जहाँ पे टॉपिक थे ही नहीं, मैंने अपने पर्सनल टॉपिक बनाए थे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक्सटेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल कैन बी अडॉप्टेड बाय डिसाइडिंग द एक्सटेंट। तो मुझे पता है कि ये जो ऊपर का भाषण लिखा है ये इतना इरेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोई भी पैराग्राफ नहीं पूछने वाला है। बट पॉइंटर्स, हाँ यहाँ पे पॉइंटर्स थे और मैंने अपना क्वेश्चन बना दिया। फिर ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में
कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स कैन बी अडॉप्टेड वाइल डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ द चेकिंग। तो मतलब कितना क्या गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए कि भाई हमको कितना चेक करना है ऑडिट के दौरान, क्या क्या चेक करना है और कितना डीप में चेक करना है। तो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होगी। इधर कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे ये टॉपिक क्या है, देखो यहाँ पे टॉपिक क्या है, डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ एनुअल रिटर्न। तो उसके आगे क्या दिया हुआ है, इतना इतना दिया हुआ है। बट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हमेशा यही होगा कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एक्सटेंट ऑफ चेकिंग के लिए, ये क्वेश्चन होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना बना दिया कि ये मेरा टॉपिक है, यहाँ पे एक टॉपिक है, ये भी मुझे पढ़ना है करके। ओके, ऐसा टॉपिक टाइप बना दिया। और भी मैंने बहुत सारी जगह पे बनाया होगा डेफिनेटली, अगर मैं तुमको बता पाऊँ तो। और हाँ, मॉड्यूल में बहुत सारी जगह पे ना कुछ रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। तो आप रिपीटेड टॉपिक्स को हमेशा पढ़ते टाइम है ना कट मार के लिख दो कि ये टॉपिक मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आप 2 बार एक चीज़ ही पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो इसके लिए मैं जब भी रिपीटेड टॉपिक्स लिखते थे तो मैं उसको ये कर लेती थी। जैसे कि देखो, बेनिफिट्स फॉर द स्टेक होल्डर्स, मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया था कि ये भी एक टॉपिक है, ये क्या होता है टॉपिक। ऐसे कर करके मैंने अपने टॉपिक्स बनाया है, ठीक है। तो आप जब भी हेडिंग ना हो किसी टॉपिक की तो आप खुद उसकी एक हेडिंग बना दीजिए। उसके बाद में वास्ट चैप्टर है तो उनको पैराग्राफ्स में पार्ट्स में डिवाइड कर दो जो कि एक सेम कैटेगरी का पार्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रोफेशनल में एक चैप्टर है कॉन्सेप्ट्स एंड अदर ऑडिट्स। इसमें अलग अलग टाइप की ऑडिट्स है, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट है, CSR ऑडिट्स है। मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब देखो 260 पेज से चालू हो रहा है, 297 पे खत्म हो रहा है। बट अब इसका कंटेंट देखोगे, तो पेजेस भले ही कम लग रहे हो, तो कंटेंट देखोगे तो इतना वास्ट है कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या पढ़ना क्या है भाई, इतना सारा पढ़ना है, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता था। तो मैंने क्या किया, इस टॉपिक को है ना, इस पूरे चैप्टर को मैंने डिवाइड कर लिया कि मुझे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मुझे इस चैप्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट पढ़ना है, CSR ऑडिट पढ़ना है, टेक ओवर ऑडिट पढ़ना है, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट पढ़ना है, फिर एनवायरनमेंट ऑडिट पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब अलग अलग टाइप के ऑडिट पढ़ने हैं मुझे। उस हिसाब से मैंने इस चैप्टर को अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया। तो जब भी आपको कोई बड़ा चैप्टर मिले और उसमें बहुत सारे टॉपिक हो अलग अलग टाइप के, तो आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि मुझे ये चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये कैटेगरीज हो गई इन शॉर्ट ये चैप्टर में। जैसे कि सेगमेंट वाला चैप्टर, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारा 7th चैप्टर है कि सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसके अंदर आप देखोगे ना अलग अलग चीज़ें दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या होता है। फिर कंपनी सेक्रेटरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हो सकता है, रजिस्टर वैल्यूअर भी हो सकता है। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो उसके बारे में दिया हुआ है। फिर एकदम से वो आ जाता है कि कंप्लायंसेस, देखो ओवरव्यू ऑफ वेरियस इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री टाइप में कौन से एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं एक इंडस्ट्री, जैसे कि बैंकिंग कंपनी है तो उसके ऊपर कौन से एक्ट्स हो गए। तो अब देखो सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में ये एक अलग पार्ट दिया हो। तो मैंने ऑब्वियसली इस चैप्टर को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया था कि एक तो कंपनी सेक्रेटरी के रोल क्या होते हैं अलग अलग प्रोफेशंस में, जैसे कि GST प्रोफेशनल हो गया, IBC वाला हो गया तो क्या होगा, और कि अगर इंडस्ट्री टाइप में स्पेसिफिक लॉ लगने हैं, स्पेसिफिक एक्ट्स लगने हैं तो कौन से एक्ट्स हो गए। ये हो गया मेरा पार्ट। उसके बाद में एक और पार्ट है इस चैप्टर में, ये पार्ट मॉड्यूल ने नहीं बाइफरकेट किया है, ये पार्ट मैंने खुद अपने कन्वीनियंस के लिए किया कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ूँ तो मैं क्लियर रहूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। उसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स दिए हुए हैं, और इसमें कंपनी सेक्रेटरी रोल एज ए गाइड, रोल एज ए रेगुलेटर, रोल एज ए चैंपियन, रोल एज ए इन्वेस्टर, रोल एज ए ग्लोबल लीडर। मतलब ये तीनों का कोई आपस में इतना कोई लिंक हो नहीं रहा है। तो मैंने उसको क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि मेरे को एक ये पार्ट ए है, पार्ट बी है और ये पार्ट सी है इस चैप्टर का। तो मैं हमेशा क्लियर रहती थी। अगर आपको एग्जाम में अपन ने ये पता कर लिया कि मेरे को ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर से आया है, तो आधा काम तो हमारा वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग में क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा ये उस चैप्टर से आया, मतलब उस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ था। तो हमें वो रिटेंशन होता है, वो रिटेन करना होता है उस थ्योरी को, वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। उसके बाद में हमेशा एक रिपीट क्वेश्चन होता है पास्ट ईयर से, एक क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस अटेम्प्ट होगा उसमें पक्का वो एक क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका भी ध्यान रखना, अपना जो प्रीवियस पेपर है वो अपन अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद में आप हमेशा फ्री टू स्किप होते हो, लाइक ऑलवेज फ्री टू स्किप कैटेगरी सी चैप्टर्स। लाइक मैंने कैटेगरी सी
जैसे कि मैंने ड्यू डिलीजेंस वाले चैप्टर थे, ड्यू डिलीजेंस वाले चैप्टर को मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है मैंने। तो मैं इन शॉर्ट बोल सकती हूँ मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा, मैंने डीप में जाके नहीं पढ़ा। बट ये बोल सकते हो कि हाँ, ये एक 2-3 चैप्टर जो होते हैं जो आप हमेशा एक फ्री हो सकते हो कि आप छोड़ के सकते हो। ड्यू डिलिजेंस, जैसे कि एक और चैप्टर था मेरा, मैंने क्वालिटी रिव्यू वाला जो चैप्टर था मुझे बहुत बोर मारता था, मैंने इसको छोड़ दिया। जब भी आपकी जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्वेश्चन 2 है और 2A है, तो और में जो क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा उस वो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे के कि हाँ मैं ये छोड़ सकती हूँ, तो 1-2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो जो आपको लगता है वो लेस लाइटली है, वो भी कैटेगरी C होने चाहिए। जैसे कि उससे बन के एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी बन गया तो बन गया, क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना, वैसे टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर आप छोड़ के रह सकते हो। और जो कॉमन चैप्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं आता बट फिर भी अपन लिख सकते हो, चैप्टर पढ़ा नहीं आज तक बट फिर भी आप लिख सकते हो। जैसे कि ड्यू डिलीजेंस के बारे में ऑब्वियसली कोई ना कुछ लिख ही सकते हो। जैसे फेमा ड्यू डिलीजेंस आ गया, अगर फेमा ड्यू डिलीजेंस नहीं भी आता है बट अपन ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसके बारे में कभी भी, और थोड़ा कंटेंट पता है, तो अपन फेमा ड्यू डिलीजेंस के बारे में लिख सकते हैं। तो वैसे टाइप के जो चैप्टर्स थे, कॉमन जनरल चैप्टर्स थे, वो मैंने छोड़ दिए। 1-2 चैप्टर थे कि हाँ ये अगर आ भी गया तो मैं इसको हैंडल कर लूँगी, टैकल कर लूँगी, ठीक है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो वो आ भी गया तो मैं उसको हैंडल कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको हर एक मॉड्यूल का ABC एनालिसिस करनी है कि कैटेगरी A के चैप्टर कौन से, कैटेगरी B के चैप्टर कौन से, कैटेगरी C के चैप्टर कौन से। ये आप कब कर पाओगे, जब आपने टॉपिक मार्क किया और आपने ये ऐसे मार्क किया कि हाँ ये चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, उतने क्वेश्चन है, तो आप जब ये एनालिसिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि A कैटेगरी कौन सा है, B कैटेगरी कौन सा है, C कैटेगरी कौन सा है। और अपना मॉड्यूल बहुत बार है ना, तो पार्ट A पार्ट B में डिवाइड होता है कि ये सेक्शन A है, ये सेक्शन B है। जैसे कि देखो हमारा पार्ट 1 ये 40 मार्क का, तो ये ऑब्वियसली ये 7 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट निकाल लिए थे मैंने। तो ऐसे वाले चैप्टर्स मैंने हमेशा पहले किए, A कैटेगरी वाले, फिर B कैटेगरी वाले बाद में। अभी देखो ये 60 मार्क का है, तो मुझे पता है कि इसमें जब तुम एनालिसिस करोगे कि ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर खुद के मार्क करोगे, टॉपिक वाइज मार्क करोगे, तो तुम्हें खुद को समझ में आएगा कि अच्छा ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11-12 जैसे हमारे में ये 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 काफ़ी 14, 15 और 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये एकदम मेजर पार्ट है इस चैप्टर्स के। तो वैसे कर करके मैंने ABC एनालिसिस किया था, तो आपको भी वो ABC एनालिसिस करना है प्रॉपरली। और आपका जो पेपर पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, हम जब 11th 12th 10th में बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते थे, हमको पता होता था कि हमारा क्वेश्चन पेपर का पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न मतलब कहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ पे 5 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्टली कौन से चैप्टर्स पूछे जाते थे, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। वैसे हमें हमेशा अपना पेपर पैटर्न पता होता था। बट अभी हमने क्या, वो जो बेसिक चीज़ जो हमने स्कूल में सीखी थी वो हम भूल ही गए। तो हमेशा पेपर पैटर्न ध्यान में रखना है कि कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन वाइज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे हमेशा मोस्टली कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने मिलते हैं, चैप्टर 1 से, चैप्टर 4 से, 14 से, 15 से। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो चैप्टर 1 से, 3 से, 4 से ये इससे क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो हमें पेपर पैटर्न की समझ में आ जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है। जब फिर हम पढ़ेंगे उसको, पढ़ाई में अप्लाई करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको कि यही क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो एक तो कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ये 3 मार्क के, 5 मार्क के। मतलब अगर मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो मुझे इतने क्वेश्चन इतना कंटेंट लिखोगी, 3 मार्क के लिए बहुत इनफ है, 5 मार्क के लिए इतना कंटेंट लिखना पड़ेगा, इतना इनफ है। तो अगर कोई चीज़ वास्ट भी होती है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ये आ सकता है, तो मुझे पता है ये 5 पॉइंट में, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 12 पॉइंट दिए हुए, तो अगर मैं 8 पॉइंट भी याद करके जाती हूँ, तो मेरे लिए इनफ है। क्योंकि 2-3 पॉइंट तो अपन ऑब्वियसली खुद के बारे में खुद से लिख ही पाएंगे अगर अपने को 8 पॉइंट याद है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो इधर 11 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन आ गया अगर एग्जाम में मुझे, तो मैं 11 पॉइंट तो लिख के नहीं आऊँगी, तो मैं ऑब्वियसली 6 या 7 पॉइंट एकदम अच्छे से गो थ्रू करके जाऊँगी कि हाँ 6 या 7 पॉइंट मुझे अच्छे से करके जाना है। बाकी अगर मैं छोड़ूंगी तो भी चलेगा। तो हमें मार्क्स से क्या पता चलेगा कि हमें आंसर में कितना कंटेंट लिखना है। तो जितना कंटेंट लिखना है मुझे, उतना ही तुम अच्छे से याद करोगे हमेशा, और उतना ही याद करोगे, फालतू में उसको ओवर नहीं कर दोगे तुम। ओके, और खुद के नोट्स बना लो, खुद के बोझ बना लो, नोट्स बना। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैंने सेल्फ स्टडी से
सारे एनालिसिस करके तुमको बता दिया है, ये तुम फॉलो कर लो। अपना मॉड्यूल कैसे रीड करना है, क्या 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 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, तुम सॉर्टेड रहोगे अपने सेल्फ स्टडी में हमेशा के लिए, और एग्ज़ाम के लिए तो सुपर सॉर्टेड रह जाओगे। ओके। और इसके बाद अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो यू कैन फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना कुछ नहीं। ठीक है। और कोई सजेशन हो, कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तुम्हें बताने के लिए, तो यू आर फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस एंड सजेशन, एंड आई विल बी ऑलवेज ओपन फॉर इट। एंड थैंक यू।